बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है लिटिल वुड्स थर्ड प्रिंसिपल प्रोपोजिशन 2.15 के हमारे पास सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। इफ़ एफ बी अ मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन, हमें गिवन है कि एफ मेजरेबल है और जो एफ एन है वो एफ को कन्वर्ज करता है, मतलब कि ये सीक्वेंस जो है ये एफ को कन्वर्ज करता है फॉर ईच एक्स इन कैपिटल ई, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर इज़ अ मेजरेबल सेट ए सबसेट ऑफ वी with measure of a less than sigma and an integer p such that x does not belongs to a, या x जो है वो a complement का एलिमेंट है and for all n greater or equal to p mod value of f n minus f of x is less than epsilon। सीक्वेंस है हमारे पास, f मेजरेबल है, सीक्वेंस f को कन्वर्ज करता है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो और सिग्मा ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमें एक ऐसा सबसेट मिल जाए जिसकी मैयर लेस दैन सिग्मा हो, एप्सिलॉन और सिग्मा के लिए अगर ऐसा सबसेट ई का मिल जाए जिसकी मैयर जो है वो लेस दैन सिग्मा है, तो इस केस में हर वो पॉइंट जो ए में नहीं है, ए कम्प्लीमेंट में है, उसके लिए ये जो मॉड वैल्यू है वो लेस दैन एप्सिलॉन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस इज़ नियरली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए ये होता कि x बिलोंग्स टू e, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू p। ये डेफिनेशन है कि हमें एक इंटीजर मिल जाएगा सच डैट कि n ग्रेटर आर इक्वल टू p हो तो ये मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ हमने कहा है सिर्फ a कम्प्लीमेंट के पॉइंट्स के लिए, ना कि पूरे ई के पॉइंट्स के लिए। ई बराबर है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट के पॉइंट्स के लिए हमारे पास ये मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये नियरली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर तमाम पॉइंट्स के लिए होता तो फिर हम ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अगर किसी सिग्मा के लिए हमें ऐसा एप्सिलॉन और सिग्मा के लिए एक ऐसा सेट मिल जाए जो सबसेट हो ई का और उसकी मैयर लेस देन सिग्मा हो, तो फिर हमारे पास जितने भी पॉइंट ए कम्प्लीमेंट में हैं उनके लिए ये हमारे पास मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। और अगर हम ए के पॉइंट्स लेंगे तो ए के पॉइंट्स के लिए एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है ये मॉड वैल्यू का ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमने कहा है यहाँ पर फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू पी। पुट जी एन जो है वो ई के उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है सच डैट मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ जो ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जी एफ एन माइनस एफ ये लेस दैन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू पी। अब एफ एन जो है ये मेजरेबल है, एफ भी मेजरेबल है, इन दोनों का डिफरेंस मेजरेबल होगा। डिफरेंस का मॉड ले लें वो भी एक मेजरेबल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जी एन जो है ये एक मेजरेबल सेट है फॉर ईच एन। ठीक है, हमें किसी एक पी के लिए हमने प्रूव यहाँ करना है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू पी। तो ओबियसली फिर हमारे पास कोई एक फिक्स पी एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि ये डिफरेंस जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन हो। ई पी बराबर है एक्स बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका जो मॉड है वो ग्रेटर आर इक्वल है एप्सिलॉन फॉर सम एन ग्रेटर आर इक्वल टू पी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें इस जगह पर फॉर एग्जांपल हम p को फिक्स कर लेते हैं कि p जो है वो 5 के बराबर है। अब जब n इज इक्वल टू 5 होगा तो हमें g5 मिल जाएगा x सच डैट f5 माइनस f ऑफ x ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन है।
अब यहाँ पर जो 5 है वो ग्रेटर और इक्वल टू p है, या p भी 5 ही है, 6 भी ग्रेटर देन 5 है, 6 के लिए भी हमारे पास ये एक सेट बन जाएगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, या हम कहते हैं फॉर सम n ग्रेटर और इक्वल टू p, किसी n के लिए। अब यहाँ से अगर ये बराबर है n इज इक्वल टू p टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम समीशन जो है हमारे पास, यानी यहाँ पर जो यूनियन है gn, यानी gp, p+1, p+2 एंड सो ऑन। जैसे p की वैल्यू 5 रखेंगे, p g5, g6, g7, g8 एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास सेट है EP, वो एलिमेंट्स जिनके लिए ये मॉड वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन है, फॉर सम n ग्रेटर और इक्वल टू p। ये सीक्वेंस जो है EP ऑफ मेजरेबल सेट्स, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे है? अगर मैं p की वैल्यू रख लूँ 1, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सेट बन जाएगा E1 x सच डैट इस तरह से। अगर हम p की वैल्यू रखें 2, p की वैल्यू 2 रखेंगे तो p की, अब यहाँ पर n जो है 1 हो सकता है, n2 हो सकता है, n3 हो सकता है, 4, 5, तो ये हमारे पास एक E1 बन जाएगा। सिमिलरली जब हमारे पास p इज़ इक्वल टू 2 होगा, तो p इज़ इक्वल टू 2 के केस में जब हमारे पास n ग्रेटर इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n 1 हो सकता है, फिर n 2 होगा, 2 भी ग्रेटर दैन 1 है, 3 भी ग्रेटर दैन 1 है, तो p इज़ इक्वल टू 2 के केस में जो n इज़ इक्वल टू 1 है वो वाले पॉइंट्स E2 में नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि आगे तमाम सेम ही है, अब यहाँ n इज़ इक्वल टू 2 वो ग्रेटर दैन 1 है, तो इस केस में ये पॉइंट्स आपके पास कहाँ चले गए? E1 में, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 1 जो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इस केस में पॉइंट भी E1 में चले गए। n इज़ इक्वल टू 3 जो कि ग्रेटर दैन 1 है, इस केस में पॉइंट्स जो है वो E1 में चले जाएंगे। लेकिन जब हमने p को कंसीडर कर लिया 2, तो यहाँ पर जो n है वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा नंबर होगा। 2 ग्रेटर इक्वल टू 2, 2 के केस में पॉइंट्स E2 में जाएंगे, 3 के केस में वही पॉइंट हमारे पास जो है वो E2 में चले जाएंगे। लेकिन 1 जो है, क्योंकि वो लेस दैन 2 है, तो 1 वाले पॉइंट सिर्फ E1 में ही थे, n इज इक्वल टू 1 के केस में। तो इसका मतलब ये है कि E2 का हर पॉइंट E1 में है। सिमिलरली E3 का हर पॉइंट E2 में होगा और E2 का हर पॉइंट जो है वो E1 में है। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास। और नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे ये डिसजॉइंट है। सबसे पहले हमने ये कहा कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कुछ इस तरह से कि E1 जो है वो E2 के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, E2, E3 एंड सो ऑन। हमने चैप्टर नंबर 2 में एक थ्योरम पढ़ा था 3.5 और उसका पार्ट 1। तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर E1 जो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और उसमें जो सबसे पहला सेट है उसकी मेजर फाइनाइट हो, तो फिर हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसकी मेजर बराबर होती है लिमिट p अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EP, ठीक है। तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम हमारे पास ये आ गया मेजर ऑफ इंटरसेक्शन p फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी EP, ये बराबर है लिमिट p अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EP। अब गिवन ये है कि Fn जो है वो f को कन्वर्ज करता है। अगर Fn जो है वो f को कन्वर्ज करता है तो फिर हमारे पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा p सच डैट के मॉड वैल्यू ऑफ Fn माइनस f ऑफ x लेस दैन एप्सिलॉन है व्हेन एवर n इज ग्रेटर इक्वल टू p। ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, नथिंग न्यू। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर p रख लें, p बराबर है 5, p बराबर किसके है? 5 के। हमने प्रूव, अब हमने यहाँ ये बताना है कि इस केस में जो x है वो EP में नहीं है, या ये जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है इन तमाम का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो 5 के बराबर है। इन तमाम का इंटरसेक्शन लें तो वो 5 के बराबर है। अब अगर n इज़ इक्वल टू p है तो इस केस में जब हमारे पास p इज़ इक्वल टू 5 है, अगर मैं n इज़ इक्वल टू 5 लूँगा तो Fn ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास n जो है वो 5 था,
6 था, 7 था, तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इनके लिए ये मॉड वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन थी। अगर हम जी एन की डेफिनेशन देखें तो जी एन की डेफिनेशन क्या थी, x बिलोंग्स टू ई सच दैट ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि जब n 5 था, n 6 था, n 7 था, तो उस केस में ये हमारे पास मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन थी। लेकिन जब हम n इज इक्वल टू ले लेंगे 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, तो उस केस में ये हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ हमने लिया n ग्रेटर इक्वल टू p इन जनरल, यहाँ हमने लिया p इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x जो है वो ना तो G1 में था, ना G2 में, ना G3 में, ना G4 में, बल्कि x जो है G5 में था, x G6 में था, G7 में था, इस तरह से। तो यहाँ हमने रखा n ग्रेटर इक्वल टू p, तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो ना तो G1 में है, ना G2 में, ना Gp-1 में, बट सॉरी x यहाँ n ग्रेटर इक्वल टू p है। दिस गिव्स डैट, मैंने सारा आई थिंक उलट कह दिया है, अगर हम दोबारा से इसे देखें, एफ एन ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन। p हमने रखा है 5, p हमने रखा 5, n भी रखा हमने 5। अगर हम f5 ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करें तो ये हमारे पास इस डेफिनेशन के मुताबिक लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यहाँ पर भी ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस डेफिनेशन को देखें तो x जो है वो G5 में नहीं है। मैंने कहा था x G1 में नहीं है, वो गलत था। x जो है वो G5 में नहीं है, क्योंकि G5 अगर यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 आएगा, और वो पॉइंट्स जिनके लिए f5 माइनस एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन हो, लेकिन यहाँ पर तो f5 ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो मतलब x जो है वो G5 में नहीं है, x जो है वो G6 में भी नहीं है। तो पीछे कौन से सेट बचेंगे, G1, G2, G3 एंड G4। तो x जो है वो इन सेट्स में होगा, क्योंकि अगर इस सेट के लिए f ऑफ n माइनस एफ का डिफरेंस उसकी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो फिर जो पीछे हमारे पास सेट बचेंगे वो उनमें वो एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए ये मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो G1 में होगा, G2 में और Gp-1 में, यानी G4 में, लेकिन G5 में नहीं है, यानी Gp में नहीं है, Gp+1 में नहीं है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि EP जो है वो बराबर था Gp+1 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो EP में भी नहीं है। तो हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो तमाम सेट्स में नहीं होगा। E1 जो है वो E2 को कंटेन करता था, तो अब यहाँ x एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली यहाँ कोई एलिमेंट x मिल जाएगा जो E3 में नहीं होगा, यहाँ एक एलिमेंट मिल जाएगा जो E4 में नहीं होगा। तो ये इन सब का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 के बराबर होगा। आप इसे अगेन एक दफ़ा देख लें कि इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कि किस तरह से x जो है वो G1 में गया है, किस तरह से x जो है वो Gp-1 में गया है। क्योंकि Gp के पॉइंट्स के लिए ये डिफरेंस जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन है, और G1, G2 और Gp-1 के पॉइंट्स के लिए ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये इंटरसेक्शन जो है ये हमारे पास 5 के बराबर है। बाय यूजिंग थ्योरम मेजर ऑफ p फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन p फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी EP ये बराबर है लिमिट p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EP। क्योंकि ये 5 के बराबर है और मेजर ऑफ 5 0 है, तो यहाँ से ये हमारे पास इसके बराबर है। अब देखें जैसे जैसे हमने p को इंक्रीज़ किया है, मेजर ऑफ EP जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंटीजर हमें मिल जाएगा सच डैट कि मेजर ऑफ EP जो है वो बहुत स्मॉल होगी। तो हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज डैट फॉर गिवन सिग्मा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p सच डैट मेजर ऑफ EP जो है वो
लेस देन सिग्मा है, दैट इज़ इस सेट की मैयर जो है वो लेस देन सिग्मा है। अब हमने कहा था फॉर सम पी, यहाँ पर हमारे पास पी एक ही होगा फॉर सम पी, पुट ए इज इक्वल टू ई पी। अब ए जो है वो सबसेट है ई का और मैयर ऑफ ए जो है वो लेस देन सिग्मा है, और ए के पॉइंट्स के लिए ये मॉड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो जो ए का कंप्लीमेंट होगा उसके पॉइंट्स के लिए ये मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, और फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू पी। सो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए कंप्लीमेंट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू पी, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 2.16 बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। एफ एन जो है ये सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। सपोज दैट हमारे पास कोई रियल नंबर m है सच दैट कि ये जो सीक्वेंस है इसमें हर फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस में जितने भी मेजरेबल फंक्शंस हैं वो बाउंडेड हैं फॉर ऑल एक्स। अगर इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास f है फॉर ईच x बिलोंग्स टू e, तो फिर चाहे आप उस लिमिट का इंटेग्रल ले लें या फिर आप एफ एन का सीक्वेंस का इंटेग्रल लेकर उसकी लिमिट लें तो ये बराबर है, या फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन उसका लिबैग इंटेग्रल ये बराबर है लिबैग इंटेग्रल और फिर उसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फिर हमारे पास है लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। जो भी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने ये कहा कि जो सीक्वेंस है वो नियरली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर हमें कोई ऐसा सेट मिल जाए, अगर कोई सेट ना मिले किसी भी सिग्मा के लिए जिसकी मेजर लेस देन सिग्मा हो, तो फिर ओबियसली वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। केस वन है कि सपोज हमारा जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, सो डैट फॉर every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n star such that mod value of fn minus f of x ये less than है epsilon dash for all n greater or equal to n star। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, तो उसकी जो लिमिट है वो भी एक मेजरेबल फंक्शन है। यहाँ पर एफ एन हमारे पास सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, ये कन्वर्ज करता है f को, तो f भी मेजरेबल है बाय थ्योरम 1.18 पार्ट 7 चैप्टर नंबर 3। f इज़ अ मेजरेबल फंक्शन और गिवन है कि हर सीक्वेंस में हर एलिमेंट बाउंडेड है। f ऑफ n जो है एफ एन ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू m है, ये बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड है, आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें, इस लिमिट को मॉड वैल्यू के अंदर हम लेकर जा सकते हैं और ये लिमिट बराबर है f के। इसका मतलब ये है कि f भी बाउंडेड है। अब फंक्शन अब हमारे पास f बाउंडेड है और एफ एन ये भी बाउंडेड है फॉर ईच n, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें वो भी बाउंडेड होगा। मॉड वैल्यू ले लें, मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ जो है इज़ आल्सो बाउंडेड एंड मेजरेबल इसलिए है क्योंकि एफ एन मेजरेबल है, एफ भी मेजरेबल है, उनका डिफरेंस मेजरेबल है। मॉड वैल्यू लेंगे फिर भी हमारे पास ये मेजरेबल है। अब हम इसका लेंगे इंटेग्रल, क्योंकि हमने प्रूव ये करना है इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं इंटेग्रल एफ एन और इंटेग्रल एफ ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन स्टार। हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हम मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ का इंटेग्रल डिबैग इंटेग्रल कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। शुरू में हमने कहा था कि एफ एन माइनस एफ ये लेस देन एप्सिलॉन डैश है, तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन डैश लिखा इनटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई और उसका लिबैग इंटेग्रल। एफ का इंटेग्रल ओवर ई हमने लिखा था इन्फिमम लिबैग इंटेग्रल ऑफ साई हमारे पास एक सिंपल फंक्शन था। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये भी एक सिंपल फंक्शन है। यहाँ हमने इन्फिमम कंसीडर किया था हर साई के लिए। यहाँ हमने एक पर्टिकुलर सिंपल फंक्शन कंसीडर किया है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई।
तो इसलिए हमने कहा कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, एप्सिलॉन डैश इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। और सिंपल फंक्शन का इंटेग्रल हमारे पास इसके बराबर है, यहाँ पर आउटपुट 1 है और इंटू मैयर ऑफ ई, मैयर ऑफ ए आई, मैयर ऑफ ई। अब हमें अगर हम एप्सिलॉन डैश को ले लें एप्सिलॉन ओवर मैयर ऑफ ई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव ये करना था। इसे कंसीडर करें मॉड वैल्यू इंटेग्रल एफ एन माइनस इंटेग्रल एफ। अब इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ एफ एन माइनस एफ। और अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोई फंक्शन है उसका इंटेग्रल लें फिर उसका मॉड लें, तो ये लेस आर इक्वल है इंटेग्रल और फिर उस मॉड वैल्यू का इंटेग्रल। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेस आर इक्वल आ जाएगा मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ और उसका लिबैग इंटेग्रल। और ये हमारे पास एप्सिलॉन से लेस है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मॉड वैल्यू ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन माइनस लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ ये लेस देन एप्सिलॉन है। और बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो इसके बराबर है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन स्टार। अब हम सपोज कर केस 2 कि एफ एन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक ऐसा सेट मिल जाएगा ए जिसकी मैयर लेस देन सिग्मा हो, सच डैट के ए कम्प्लीमेंट के पॉइंट्स के लिए हमारे पास ये हम ये कह सकते हैं कि वो नियरली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग लिटिलवुड्स थर्ड प्रिंसिपल। सपोज डैट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ, the sequence fn meets all the conditions of Littlewood's third principle. So for given epsilon and sigma greater than 0 there exists an integer n star and a measurable set A subset of E such that कि measure of A जो है वो less than sigma है और A complement के points के लिए ये mod value less than epsilon dash है। Consider this quantity इंटेग्रल मॉड वैल्यू ऑफ इंटेग्रल एफ एन माइनस इंटेग्रल एफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ। और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन किया है, लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन माइनस एफ। अब ई बराबर है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो हम इस इंटेग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। हमने इसे ब्रेक कर दिया ए पर और ए कम्प्लीमेंट पर, फिर यूज़ किया a प्लस बी का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल है a मॉड प्लस b मॉड। ये हमारे पास a है और ये b है, तो ये लेस आर इक्वल आ जाएगा a मॉड प्लस b मॉड। यहाँ हम यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास लेस आर इक्वल है इंटेग्रल लिबैग इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा लिबैग इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ ओवर ए एंड लिबैग इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ एफ एन माइनस एफ ओवर ए कम्प्लीमेंट। अब एफ एन माइनस एफ इसके बारे में हमें पता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है ओवर ए कम्प्लीमेंट इस सेट पर, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन डैश इंटू मैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू मैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास बराबर है एफ एन माइनस एफ के और ये लेस आर इक्वल है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो ये यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे ब्रेक कर देंगे और ये एप्सिलॉन डैश इंटू मैयर ऑफ ई के बराबर है। क्यों? ए स्टार सबसेट है ई का, तो ए स्टार की मैयर लेस देन है मैयर ऑफ ई के, सॉरी ए स्टार नहीं ए डैश या ए कम्प्लीमेंट। सो मैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज लेस देन मैयर ऑफ ई। और क्योंकि हर चीज़ हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, तो हमने मैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट को मैयर ऑफ ई से रिप्लेस कर दिया और जो लेस आर इक्वल की हमारे पास इनइक्वालिटी थी वो लेस में कन्वर्ट हो गई। अब जो हमारे पास एफ एन है ये भी बाउंडेड है, एफ भी बाउंडेड है और ये दोनों लेस आर इक्वल टू एम है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा इंटू मैयर ऑफ ए, उसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन है एम इंटू मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू मैयर ऑफ ई। अभी मैंने एप्सिलॉन डैश या सिग्मा की को हम क्या रखें ये हमने शुरू में नहीं बताया था कि हम जैसे ही हमारे पास इक्वेशंस आए हम उन्हें देखकर इन्हें सेट करेंगे।
अब ये हमारे पास 2 इंटू एम इंटू मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू मैयर ऑफ ई। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास मैयर ऑफ ए और एप्सिलॉन डैश की ऐसी वैल्यू हो कि सारा कुछ कैंसिल आउट होने के बाद सिंपली एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाए। हमने शुरू में कहा कि मैयर ऑफ ए जो है वो लेस देन सिग्मा है, तो सिग्मा को हम कंसीडर कर लेते हैं एप्सिलॉन ओवर 4m और एप्सिलॉन डैश को कंसीडर कर लेते हैं एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू मैयर ऑफ ई। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे 2m इंटू एप्सिलॉन ओवर 4m प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू मैयर ऑफ ई इंटू मैयर ऑफ ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और ये बराबर है एप्सिलॉन के। तो हमने एंड पर आकर इन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेट कर दिया और ये हमारे पास एप्सिलॉन के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मॉड वैल्यू ऑफ इंटेग्रल एफ एन माइनस इंटेग्रल एफ है वो लेस देन एप्सिलॉन है, हैंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन ये बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ के। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ऑफ फंक्शंस एफ एन ऑफ एक्स बराबर है 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर एन और उसकी पावर एन। एक्स जो है वो इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। अब एफ एन जो है वो बाउंडेड है। अगर मैं एक्स की जगह वैल्यू रखूँ 0, एन की जो मर्ज़ी वैल्यू रखूँ आंसर 1 आएगा। एक्स की जगह 0 रख दूँ, एन की जो मर्ज़ी वैल्यू रखूँ आंसर 1 है। अगर मैं x की कोई और वैल्यू 0 के अलावा कोई और वैल्यू रखूं तो ये यहाँ पर है 1 प्लस समथिंग और उसकी पावर n। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो अब ऊपर 1 है और नीचे हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। Also fn is bounded because mod value of fn of x less or equal to 1 है for all n and for all x। अब ये बाउंडेड है, मेजरेबल हैं, since each fn is bounded और मेजरेबल और obviously ये कंटिन्यूस भी हैं, तो हमारे पास जो इनका लिबैग इंटेग्रल है वो रिमान इंटेग्रल के बराबर है। सबसे पहले तो हम लिमिट फाइंड करते हैं जो हमें चाहिए एक तो हमारे पास f जो है वो बराबर होना चाहिए लिमिट, और ये तब ही होगा जब हमारे पास फंक्शन बाउंडेड भी हो और मेजरेबल भी हो। ऐसा है तो हमने यहाँ से इसकी लिमिट फाइंड की, ये 1 ओवर ई पावर एक्स के बराबर है। ये हम चेक कर सकते हैं, ये बराबर होता है ई पावर एक्स के। ये हमने ऑलरेडी जो हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। ये बाउंडेड है, ये मेजरेबल भी है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। अब एफ एन जो है उसका इंटेग्रल फाइंड करें। एफ एन का जो इंटेग्रल है वो लिबैग इंटेग्रल वो रिमान इंटेग्रल के बराबर है। आफ्टर सम कैलकुलेशन ये हमारे पास बराबर होगा e माइनस 1 ओवर ई। जब हमने इसकी लिमिट ली है, लिमिट लेने के बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर 0,1 इंटरवल, ये हमारे पास e माइनस 1 ओवर ई के बराबर है। अब हम f का इंटेग्रल फाइंड करें तो वो बराबर है 1 ओवर ई, एफ बराबर है 1 ओवर ई एक्स के, और ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस 1 ओवर ई। ये भी हमारे पास e माइनस 1 ओवर ई है और ये भी e माइनस 1 ओवर ई। तो बाय यूजिंग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमने ये प्रूव किया कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ एन ये बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ के ओवर दिस इंटरवल।